गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि आप सभी को पता है, हमारा फर्स्ट लेसन प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग ये कल कंप्लीट हो गया है और आज की क्लास में हमें बात करनी है कुछ डाउट्स पर और क्वेश्चन पर। जो स्टूडेंट्स के कुछ डाउट है और क्वेश्चन है उस पर हम आज बात करेंगे। हमारी क्लास आज क्वेश्चन आंसर से रिलेटेड ही रहेगी। जैसा कि मैंने सभी को क्वेश्चन पूछने के लिए कहा था, तो कुछ बच्चों के क्वेश्चन आए हैं उसमें। तो आइए हम शुरू करते हैं, क्वेश्चन को लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हरप्रीत का कि हवा और पानी के प्रभाव से वो पेंटिंग्स अभी तक नष्ट क्यों नहीं हुई। जो हजारों सालों पहले बनी थी, आदि मानव ने बनाई थी, वो अभी तक वैसी की वैसी क्यों है, वो नष्ट क्यों नहीं हुई। और वही क्वेश्चन सेम हरकिरत ने भी किया है, वाई आर द पेंटिंग नॉट डिसअपियर्ड येट, कि अभी तक वो पेंटिंग्स हैं वो नष्ट क्यों नहीं हुई है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था ये मैंने उस समय भी बताया था कि जब हम इस लेसन में इस बारे में बात कर रहे थे। फिर बताता हूँ मैं इसमें कि ये जो पेंटिंग्स थी ये उस समय के मानव ने जो बनाई थी, ये पेंटिंग्स गुफाओं की दीवारों पर, चट्टानों पर और गुफाओं की छत पर ये पेंटिंग्स उस समय के मानव ने बनाई थी। और इस पेंटिंग को बनाने के लिए उसने उस समय के मानव ने यूज़ किए थे वो कलर्स थे स्टोन के कलर्स, पत्थर के कलर्स। उस समय जो पत्थर जो उसे प्राप्त थे या उसे आसानी से सहूलियत से उसे मिल जाते थे, उन पत्थरों का पीस करके चूरा बना करके उसके अंदर कुछ ऐसा पदार्थ वो मिलाता था जिससे वो चिपके रहें, या आपस में जो पत्थर के चूरा करने के बाद जो उसके पत्थर के कण होते हैं वो आपस में चिपके रहें, वो लगने के बाद हटे नहीं। तो उस चीज़ के लिए वो मिलाता था पेड़ों से निकलने वाला गोंद या जानवरों की चर्बी। जिन जानवरों का वो शिकार करता था तो उनसे जो चर्बी प्राप्त होती थी वो उसी को उन कलर में मिला करके वो यूज़ करता था। तो जो चट्टानें जो थी जिस पर वो ड्राइंग बनाता था, उन चट्टानों पे ऑक्साइड मौजूद होते हैं, कुछ केमिकल्स मौजूद होते हैं। और जिन कलर्स का वो यूज़ करता था वो भी स्टोन कलर थे, प्लस उसमें उसने जानवरों की चर्बी और गोंद मिलाया था। तो उस केमिकल रिएक्शन की वजह से या रासायनिक क्रिया की वजह से वो कलर थे, वो उस कलर को चट्टानों ने इतना गहरा पकड़ लिया था और अपने में सोख लिया था कि वो जो गहरे चले गए कलर चट्टानों के अंदर। तो उससे ऐसा हुआ कि वो चाहे हवा पानी तूफान कुछ भी आए, वो कलर नष्ट नहीं हुए, वो चट्टानों ने अपने अंदर सोख लिए। इसीलिए वो हजारों सालों से वो कलर जो हैं या जो पेंटिंग्स हैं वो उस समय के आदि मानव ने बनाई थी, वो हमें अभी भी वैसे ही दिखती है। हम जैसे देखते हैं कि अभी हम घरों में कलर करते हैं और कुछ टाइम बाद या कुछ सालों बाद ही वो फीका हो जाता है। कुछ कपड़े अगर हम धूप में सुखा देते हैं तो वो कुछ टाइम बाद उनका कलर फेड होने लग जाता है। बट ये हजारों सालों से ये ड्राइंग्स हैं, ये इसीलिए अभी तक विद्यमान है, इसीलिए अभी तक नष्ट नहीं हुई है, सिर्फ केमिकल रिएक्शन की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरमनजीत का। उसको कुछ इंग्लिश का पैराग्राफ है वो समझ में नहीं आ रहा, वो भेजा था उसने। तो वो कुछ इस प्रकार है, द मैन शोन इन देम अपीयर एडवेंचरस एंड रिजॉइसिंग इन देयर लाइफ, कि जो उस समय का मानव था वो बहुत साहसिक और आनंदित दिखाई देता था। मतलब साहसिक क्योंकि उसके पास और कुछ था नहीं उस समय करने को, और जो था वो उसे साहस दिखाना ही होता था, उनकी मजबूरी थी। अगर वो साहस नहीं दिखाएगा तो वो उस समय जी नहीं पाएगा। तो साहस दिखा करके और वो जो ड्राइंग्स जो हमें मिलती है उस ड्राइंग्स में वो आनंदित दिखाई देता है। उसके नृत्य या डांस जो भी हैं, वो डांस करते हुए के सीन जो हमें ड्राइंग्स जो मिलती हैं उससे वो काफ़ी आनंदित हमें उनमें दिखाई दे रहा है। द एनिमल्स आर शोन मोर यूथफुल एंड मैजेस्टिक देन परहैप्स दे एक्चुअली वर, जो ड्राइंग्स उसने जानवरों के जो बनाए हैं वो एकदम जानवर जो दिखाई देते हैं वो युवा राजसी दिखाई देते हैं। मतलब कि बहुत पावरफुल वो जो है ड्राइंग्स जानवर के उसने बनाए थे। द प्रिमिटिव आर्टिस्ट सीम्स टू पोजेस एन इंटेंसिक पैशन फॉर स्टोरी टेलिंग, उस समय के आदि मानव जो था वो एक आदिम कलाकार था। उसने जो ड्राइंग्स वो बनाए वो इस तरीके के ड्राइंग्स थे जैसे कि वो कोई कहानी सुनाना चाहता है, या उसमें कहानी को नाटकीय तरीके से या चित्रण करके वो स्टोरी टेलिंग टाइप के जो जो ड्राइंग्स है उस समय स्टोरी टेलिंग टाइप के हैं, कि वो अपने आप में एक कहानी बता रहे हो। तो ये पैराग्राफ ये कहना चाहता था। दूसरा क्वेश्चन है हरमनजीत का, ये दूसरा क्वेश्चन है, द हंटर्स आर शोन वेयरिंग सिंपल क्लोथ्स एंड ऑर्नामेंट्स, इसमें ऑर्नामेंट्स क्या है। तो ऑर्नामेंट्स होते हैं आभूषण जेवर गहने जो फीमेल्स यूज करती है, वो होते हैं। तो उस समय के जो लोग थे वो गहनों के रूप में जो यूज करते थे पत्थरों को, उनको जो पत्थर मिलते थे या जानवरों की हड्डियां या पेड़ पौधों से पत्थर ये मिलते थे, इनको वो कपड़ों के और
गहनों के रूप में प्रयोग करते थे, इनका यूज करते थे वो लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूजल का, प्राक इतिहास किसे कहते हैं और मानव ने प्रागैतिहासिक काल में चित्र क्यों बनाए। और राजकुमार के भी सेम दोनों ही क्वेश्चन है कि प्राक इतिहास किसे कहते हैं और मानव ने प्रागैतिहासिक काल के चित्र क्यों बनाए। प्राक इतिहास जैसे कि मैंने बताया था, हमारे लेसन का नाम भी वही है, प्री हिस्टोरिक या प्रागैतिहासिक। तो इसका मतलब ये है कि हिस्टोरिक या ऐतिहासिक काल का समय ये वो होता है कि जब से हमें ज्ञात है हमारे इतिहास के बारे में, कि उस समय का जो मानव था वो कैसा था, उस समय के हमारे पास रिटन एविडेंस है कि लिखे हुए कुछ ग्रंथ हैं, कि जैसे पुराने वेद पुराण या उस समय के राजनीतिज्ञों ने अर्थशास्त्र, कुछ ऐसे ग्रंथ हैं जो हमें उस समय के मौजूद हमारे पास है और हमने उनको पढ़ा है और समझा है। तो वो समय जो होता है वो होता है हिस्टोरिक टाइम, ऐतिहासिक काल। और प्री हिस्टोरिक या प्राक इतिहास वो होता है उस समय से कि भी पहले का समय, जिस समय के हमारे पास कोई लिखित एविडेंस मौजूद नहीं है, कोई लिखित ऐसी सामग्री हमारे पास मौजूद नहीं है कि जो उस समय के मानव ने लिखी हो और आज हमारे पास हो और हमने उसको पढ़ के समझा हो। जैसे कि हमें ये ड्राइंग्स मिले तो ये सिर्फ ड्राइंग्स मिले, उस समय के मानव ने ऐसा कुछ लिखा नहीं है, इसलिए हम इसको प्राक इतिहास बोलते हैं। यानी कि इतिहास से पहले का समय, कि जब से इतिहास, जब से कुछ लिखा हुआ रिटन सामग्री, जो रिटन एविडेंस है वो हमें मौजूद है, उसको हम बोलते हैं ऐतिहासिक समय, हिस्टोरिक पीरियड। और जिस समय का हमारे पास कोई भी रिटन एविडेंस नहीं है और काफ़ी सालों पुरानी, लाखों साल पुरानी पुराना जो समय है उसे हम प्राक इतिहास कहते हैं। जैसे कि हमारे फर्स्ट लेसन में हमने पढ़ा है, ये समय प्राक इतिहास, प्रागैतिहासिक या इसे प्री हिस्टोरिक हम बोलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है इन दोनों का ही, मानव ने प्रागैतिहासिक काल में चित्र क्यों बनाए। चित्र क्यों बनाए, ये चित्र उसने इसलिए बनाए थे, जैसे कि हमने उसमें पढ़ा था, फर्स्ट क्लास में ही था हमारा, कि कुछ चित्र तो हो सकता है कि उसने अपने घर को सजाने के लिए उस हिसाब से बनाए हो, और उसका मेन उद्देश्य जो चित्र बनाने का ये था कि वो अपने ज्ञान को अपनी आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचा पाए। और दूसरा, उसके पास उस समय बोलने के लिए, अपनी बात दूसरे तक पहुंचाने के लिए कोई भाषा नहीं थी, कोई शब्द नहीं थे, ना कोई कागज था उसके पास कि जिसपे वो कुछ भाषा लिख सके या ऐसा कुछ कर सके। वो उसके पास कोई भी दूसरा साधन नहीं था, तो उसके पास मौजूद था तो सिर्फ गुफाओं की दीवारें, छत और कुछ चट्टानें। तो उन्हें उसने उसी का प्रयोग किया, और जो उसके पास सुलभ था, जो वो कर सकता था, जो उसके हाथ में था, तो वो सिर्फ यही कर पाया कि वो ड्राइंग्स बनाए उसने, और उस ड्राइंग्स के द्वारा उन्होंने अपनी आने वाली पीढ़ी को शिक्षित किया। जैसे कि स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि सामने ये चट्टान के ऊपर जो ड्राइंग्स बने हुए हैं, इसमें कुछ आदमी आपको दिखेंगे जो हाथ में जैसे ये बो एंड एरो लिए हुए हैं, ये आगे जा रहा है, दूसरा भी ये है, इसके पास भी बो एंड एरो है, और ये इसका बो में एरो को लगा करके चलाते हुए दिखाई दे रहा है। उसके आगे भी दो यही क्रिया कर रहे हैं। तो ये ड्राइंग बनाने का उसका मतलब ये रहा होगा कि शिकार के लिए जाते वक्त किस तरीके से प्रिपेयर रहना है, किस तरीके से पूरा घेराबंदी करनी है, कैसे दूर दूर रह करके किस जानवर को किस प्रकार से शिकार किया जाता है उसका। तो ये नॉलेज था, ये दूसरों को बांटने के लिए, अपनी जो नॉलेज है, अपना एजुकेशन है, वो आगे आने वाली पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए उसने ये ड्राइंग्स बनाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनप्रीत का, वाई डिड प्री हिस्टोरिक पीपुल ड्रॉ रॉक पेंटिंग्स। ये भी सेम है कि उसने रॉक पेंटिंग्स क्यों बनाई, तो उसका भी सेम आंसर है कि अपने नॉलेज को दूसरों आने वाली पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए और कम्युनिकेशन के लिए, कि वो जब बोल नहीं पाता था तो वो कैसे दूसरों को, अपने साथ वालों को, समुदाय में, उस समय भी मानव समुदाय में रहता था, कि दूसरे जानवरों से, खूंखार जानवरों से बचने के लिए अकेला मानव नहीं रह सकता था, तो वो साथ के सभी समुदाय बना के, बस्ती कॉलोनी बना करके पहाड़ों पर रहा करते थे। और जब वो शिकार करने के लिए जाते हैं तो जब सभी लोग मिलकर एक यूनिटी में काम करेंगे और सभी लोग एक ही उद्देश्य, लक्ष्य, या सभी का मोटो एक ही होगा, तो वो ढंग से काम कर पाएंगे। और उस चीज़ के लिए बात करने के लिए और एक दूसरे को समझाने के लिए उनके पास लैंग्वेज नहीं थी, कोई शब्द नहीं थे, तो इस वजह से उन्होंने ये ड्राइंग्स बनाए। और इस ड्राइंग से वो सभी लोग जो एक ही चीज़ को समझ पाते हैं और एक ही चीज़ को जो एक ही साथ फॉलो करते हैं, ताकि वो शिकार अपना आसानी से कर पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विवेक का, वाई द आर्टिस्ट हैड मेड देयर पेंटिंग ऑन द वॉल एंड सीलिंग। कि आर्टिस्ट ने उस समय जो थी पेंटिंग थी, या दीवार और छत पर पेंटिंग्स क्यों बनाई, तो ये इसका भी सेम ही आंसर है, क्योंकि उसके पास ये
उस समय इसके अलावा कोई साधन ही मौजूद नहीं था। अगर वो छतों गुफाओं की दीवारों पर, छतों पर अगर वहाँ पेंटिंग नहीं बनाता तो और कहाँ बनाता। तो उसके पास ना कोई पेपर ना कुछ ऐसा था कि वो उसका यूज़ कर पाता, ना कुछ उसके पास ब्रश पेंसिल पेन कुछ थे। उसके पास ये कलर को यूज़ करने के लिए भी वो पेड़ की टहनियों को तोड़ करके उनके आगे के सिरे को पत्थर से कुचलता एक से, ताकि वो थोड़ा आगे से मुलायम हो जाता और उससे वो कलर करके यूज़ करके ये पेंटिंग्स बनाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दीपक का कि उत्तर पूर्व पाषाण युग क्या है, और दूसरा क्वेश्चन है मध्य पूर्व पाषाण युग क्या है। तो ये मैंने उस समय बताया था आप लोगों को, ये चीज मध्य मिसोलिथिक है, मध्य पाषाण काल, और उत्तर पूर्व सॉरी ये है मध्य पूर्व पाषाण काल और उत्तर पूर्व पाषाण काल, मिडिल पिलियोलिथिक एज एंड अपर पिलियोलिथिक एज। तो ये जो पिलियोलिथिक एज है इसी के पार्ट हैं। ये जो पिलियोलिथिक एज है पूरा पाषाण काल, इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ये जो समय था 5 लाख ईसा पूर्व बीसी ही, बिफोर कॉमन एरा या बिफोर क्राइस्ट एरा से लेकर के 10,000 ईसा पूर्व 10,000 बीसीई का जो समय था, ये पूरा पिलियोलिथिक एज पूरा पाषाण काल का है। तो उस ये जो पूरा समय है इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, लोअर पिलियोलिथिक एज, मिडिल पिलियोलिथिक एज, अपर पिलियोलिथिक एज। इसी को हिंदी में कहते हैं पूर्व पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल एंड उत्तर पूरा पाषाण काल। तो ये जो आपने पूछा है उत्तर पूरा पाषाण युग क्या है, मध्य पूरा पाषाण युग क्या है, तो उत्तर पूरा पाषाण युग वो है जिस समय मानव ड्राइंग्स बनाने लगा था। मध्य पूरा पाषाण युग में मनुष्य इतना परिपक्व नहीं हुआ था कि उसको इतना नॉलेज नहीं था कि वो ड्राइंग्स का यूज करके भी अपनी कम्युनिकेशन स्किल जो है वो डेवलप उस समय नहीं कर पाया था। तो उत्तर पूरा पाषाण युग में उसने वो किया। तो अभी के समय जो भी हमें प्राचीनतम जो ड्राइंग मिले हैं, सबसे पुराने जो ड्राइंग हमें प्राप्त हैं, वो अपर पिलियोलिथिक एज उत्तर पूरा पाषाण काल के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दौलत बोला 11 सी, इसने कुछ क्वेश्चंस भेजे हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है उसका कि उन्होंने अपने शरीर को किस चीज़ से ढका। जैसे कि अभी मैंने बताया था कि वो अपने शरीर को ढकने के लिए पेड़ के पत्तों और इन जो पेड़ के पत्ते थे उनका यूज़ करता था। किस तरीके से उन्होंने गहनों को बनाया, तो गहने बनाने के लिए उसने पत्थरों का और जानवरों की हड्डियों का प्रयोग किया था, कि ऑर्नामेंट्स जो पहनता था वो पत्थरों से बने और जानवरों के हड्डियों से बने जो गहने थे उनका यूज़ करता था वो। इनमें ज़्यादातर जानवरों को क्यों दर्शाया गया है, मनुष्यों को क्यों नहीं। तो मनुष्यों को भी दर्शाया गया है उन्होंने, लेकिन इस समय जानवरों के ज़्यादा चित्र बने हैं, ड्राइंग्स बने हैं, वो इसलिए बने हैं क्योंकि उनको उस समय उस नॉलेज की ज़रूरत थी कि जानवरों का शिकार कैसे किया जाए, उसके लिए कम्युनिकेशन की ज़रूरत थी, इसलिए उन्होंने वो ड्राइंग उस समय जानवरों के ड्राइंग्स जो हैं वो ज़्यादा बने हैं। यह जानवरों से किस प्रकार लड़ा करते थे और क्यों, तो जानवरों से लड़ने के लिए वो पत्थरों के औजार का यूज़ करता था। ये जो पुरापाषाण युग है इस समय जो पत्थर के औजार थे उसके काफ़ी बड़े बड़े औजार हुआ करते थे, और मध्य पुरापाषाण काल में भी। और जैसे जैसे टाइम बीतने लगा, नया समय आने लगा, वैसे वैसे उसके पत्थरों के औजार छोटे हो गए, वो पत्थरों को औजारों को छोटा करने लगा और लकड़ी के औजारों का भी वो यूज़ करने लगा। तो वो जानवरों से लड़ने के लिए पत्थर के और लकड़ी के औजारों का यूज़ करता था, खुद बनाता था वो। और क्यों लड़ता था, तो वो शिकार करने के लिए, अपने भरण पोषण के लिए, कि वो अपने खाने के लिए शिकार को, जैसे आज जानवर अपने खाने पीने के लिए शिकार करते हैं, ढूंढते हैं जंगल में, उसी प्रकार का मानव था वो भी अपने भरण पोषण के लिए, पेट भरने के लिए जानवरों का शिकार करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है उसका, ये सारे रंग कैसे ढूंढा करते थे वो लोग, रंग कैसे ढूंढते थे। अब उस समय का जो मानव था वो पहाड़ों पे रहता था, क्योंकि मैदानी जमीन पर ज़्यादा खूंखार जानवर थे उससे, और वहाँ पे ऐसी कोई चीज़ नहीं थी कि जो उसे घर बना करके रह सके, या इतना दिमाग उसका मस्तिष्क विकसित नहीं हुआ था, उसका माइंड इतना विकसित नहीं था कि डेवलप नहीं हुआ था कि वो पत्थरों से घर बना सके और अपने को सेफ, अपने को और अपने साथ वाले जो भी लोग हैं सभी को वो सुरक्षित रख सके। इसीलिए वो पहाड़ों पे रहता था, और पहाड़ों पे जो पत्थर होते हैं उन पत्थरों से ही उसे वो कलर मिले, और वो ढूंढने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि वो जहाँ रहता था तो वहाँ उसे जब हजारों सालों तक वो रहा वहाँ, तो उसे कुछ कुछ टाइम में कुछ कुछ पत्थर मिलते रहते, और वो उसका यूज़ धीरे धीरे करने लगा, और वो उसके रूटीन में आ गया कि कभी उसको
किस कलर का पत्थर मिल रहा है, कभी किस कलर का पत्थर मिल रहा है। तो वो उसका उसने टाइम, जैसे जैसे टाइम होता गया वैसे वैसे वो डेवलप होता गया और उसको उसने यूज़ करना सीख लिया पत्थरों को कलर के रूप में। यह चित्र बनाने के लिए किन किन चीज़ों का सबसे ज़्यादा प्रयोग करते थे? तो चित्र बनाने के लिए वो स्टोन कलर का यूज़ करते थे, स्टोन को पीस करके, और पीसने के बाद जब वो कलर बना लेता था तो वो बड़े जानवरों की जो हड्डी होती है उन हड्डियों को कलर की प्याली के लिए यूज़ करता था, कि उन जो पत्थर पत्थर होते थे कलरफुल, उनको पीसता था वो पत्थरों से ही फोड़ करके उनका पाउडर बनाता था, और उसको जानवरों की जो बड़ी हड्डियां होती है थाई की, उन प्यालियों में मिलाता, उनमें गोंद या पशुओं की चर्बी मिला करके उनको घोलता, फिर पेड़ की टहनी को लेकर के उससे ब्रश के रूप में उसको यूज करके वो ड्राइंग बनाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये जानवरों से लड़ने के लिए हथियार किस प्रकार बनाया करते थे? तो वो पत्थरों से बड़े पत्थर लेता उनको, फिर पत्थरों को तराशता, तीखे भाले नुमा या मोटे हथौड़े के टाइप में वो पत्थरों के औजार बनाता था, और जैसे जैसे समय बीतने लगा और उसका मस्तिष्क परिपक्व होने लगा वैसे वो लकड़ी के या पेड़ की टहनियों से काट करके औजार बनाने लगा। धीरे धीरे वो भाले, तीर, कमान और ऐसे औजार जानवरों के शिकार करने के लिए वो बनाने लगा। इस प्रकार उसका माइंड डेवलप हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है अजय कुमार का। इस नक्शे में, ये नक्शा हमें क्या बताता है? लास्ट जो हमारी क्लास थी उसमें मैंने बताया था, अपनी बुक में है कि वो मैप है। मैप को हम देख लेते हैं। ये मैप अजय कुमार ने पूछा है कि ये मैप हमें क्या बताता है। 10th में वैसे आपने पढ़ा होगा मैप पढ़ना, कि साइट में आप जैसे ये देख पा रहे हैं, ये लिखा हुआ चित्रकारी वाले क्षेत्र। तो पूरे मैप में जहाँ इस प्रकार के गोले बने हुए हैं, जैसे ये अल्मोड़ा में, इधर आगरा, ग्वालियर, पहाड़गढ़, यहाँ पे कोटा, बानपुरा, सागर, भोपाल, पंचमढ़ी, वाराणसी, ये ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर उस समय के मानव ने जो ड्राइंग्स बनाई थी वो हमें मिली है। नेक्स्ट जो ये हुआ नक्काशी और चित्रकारी वाले क्षेत्र, ये क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर उसने नक्काशी और चित्रकारी दोनों करी थी, कि उसने पत्थरों को काट करके तराश करके भी कुछ चीज़ बनाए थे। ये सिर्फ है नक्काशी वाले चित्र जहाँ ओनली सिर्फ नक्काशी ही मिली है, मतलब पत्थर से बने औजार और उस टाइप से जो उसने काट के बनाए हों वो चीज़ मिली है। और ये जो शेप जो बनेगी छोटे गोले, ये राज्यों की राजधानियाँ हैं। जैसे ये श्रीनगर जो राजधानी है, ये गांधीनगर, ईटानगर, इम्फाल, ये कैपिटल्स हैं स्टेट की। और अन्य महत्वपूर्ण शहर जो ये गोले भी बना रखे हैं, ये इम्पोर्टेंट शहर है। तो ये जो मैप है ये हमें उस समय के जानवरों का शिकार करने के लिए या उस समय के आदि मानव ने जो ड्राइंग्स बनाए थे उस ड्राइंग्स के बारे में बताता है ये मैप हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुमित का, कि फाइन आर्ट और पेंटिंग में क्या डिफरेंस है? वैसे ये क्वेश्चन जो इस लेसन से हमारे रिलेटेड नहीं है लेकिन सब्जेक्ट से है, तो चलो इस पर भी बात कर ही लेते हैं कि फाइन आर्ट और पेंटिंग। फाइन आर्ट एक विस्तृत बड़ा सब्जेक्ट है। जैसे कि आप ऐसे समझ लें, साइंस, साइंस को सभी जानते हैं कि साइंस एक हमारा सब्जेक्ट है, 10th तक आपने पढ़ा है। लेकिन जैसे आप 11th में आएंगे तो साइंस में क्या हो जाएगा, फिजिक्स भी आएगी, केमिस्ट्री भी होगी, बायो भी होगी, ये सारे साइंस के पार्ट हैं। तो उसी टाइप से जो पेंटिंग है वो फाइन आर्ट का एक पार्ट है। फाइन आर्ट में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। फाइन आर्ट को हिंदी में ललित कला बोलते हैं। तो इसके अंदर ग्राफिक भी आती है, जिसे छापा कला बोलते हैं, पेंटिंग भी होती है, स्कल्पचर आर्ट भी होती है इसके अंदर, और अप्लाइड आर्ट भी होती है। तो काफ़ी सारी आर्ट इसमें फाइन आर्ट में होती है। तो सिर्फ इसमें यही डिफरेंस है कि फाइन आर्ट है वो एक विस्तृत है और उसमें पेंटिंग है वो एक उसका पार्ट है। तो ऐसे पेंटिंग के तरह के बहुत सारे इसमें पार्ट बने हुए हैं जो फाइन आर्ट में आते हैं। जैसे कि साइंस में केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो, ये सब साइंस में आते हैं, उसी तरीके से पेंटिंग, स्कल्पचर, अप्लाइड, ग्राफिक, ये सभी फाइन आर्ट में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डिड द कलर्स कम फ्रॉम? कलर कहाँ से आते थे? जैसे अभी हमने बात करी थी पहाड़ों से वो पत्थरों को, ऐसे कलरफुल पत्थरों को चूज करता था उस समय का मानव, उनको फिर पीस करके फोड़ करके वो उनको कलर के रूप में यूज करता था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेंटिंग बनाने के लिए गुफाओं और चट्टानों को ही क्यों चुना उसने? ये भी हमने पहले इस पे बात करी है कि पेंटिंग बनाने के लिए उसने चट्टानों को और गुफाओं को ही क्यों चुना उनको, क्योंकि उसके पास और कोई दूसरा साधन नहीं था। इनके अलावा वो और कोई जगह थी नहीं जिसपे वो अपना उनको यूज कर सकता था या उस पर पेंटिंग बना सकता था। इनके अलावा कुछ नहीं था उस पर, इसलिए उसने पत्थरों को और गुफाओं को ही चुना। नेक्स्ट मनप्रीत का क्वेश्चन है कि उनको पेंटिंग बनाना किसने सिखाया? तो जैसे आपको पता है कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है, कि जैसे जैसे आपको किसी चीज़ की आवश्यकता पड़ेगी आप उसका आविष्कार खुद कर लेंगे। ये लाखों सालों से ये चीज़ चली आ रही है। जैसे जैसे मानव को जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ी वैसे वैसे उसने आविष्कार कर लिया। कि जैसे उस समय मानव को जैसे विकसित होने लगा, उसको भाषा की ज़रूरत पड़ी, लिखने की ज़रूरत पड़ी, तो उसने पहले पेंटिंग्स बनाए। अब जो आपकी भाषा का विकास हुआ है या जो हम आज हिंदी या इंग्लिश या जो लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, जो लिख रहे हैं, उन सभी का जो स्टार्टिंग है वो ये ड्राइंग्स हैं। ये जो ड्राइंग्स बनी हुई है ये हर भाषा हर साहित्य का प्रारंभिक स्वरूप है। स्टार्ट वहाँ से सारी लैंग्वेज वहीं से स्टार्ट हुई है। लैंग्वेज का काम क्या होता है? सिर्फ ये होता है कि अपनी भावनाएं या हम जो बोलना चाहते हैं, सामने वाले को समझाना चाहते हैं, ये हमारा कम्युनिकेशन के लिए जो ज़रूरत होती है उसके लिए भाषा काम आती है। और उस समय ये जो ड्राइंग्स हैं वो कम्युनिकेशन का काम करती थी। तो जब उस मानव को उस समय ज़रूरत पड़ी और उसके पास लैंग्वेज नहीं थी तो उसने इसका यूज़ किया, और यही धीरे धीरे जो आपकी भाषा के रूप में, लैंग्वेज के रूप में ये ड्राइंग्स आगे आगे जा कर के ये लैंग्वेज बनी। जैसे कि अभी हमने देखे थे ये ड्राइंग्स, जैसे कि हम इसमें देखते हैं ये जो ड्राइंग्स बने हुए हैं, जैसे आप ये ड्राइंग दिख रहा है, तो इस ड्राइंग को बनाने के पीछे जो रीज़न रहा होगा कि एक जो आदमी है, घोड़े को, जंगली घोड़े को पालतू कैसे बनाया जाता है वो बता रहा है इन चार लोगों को। और जो जो इस ड्राइंग को देखेंगे वो सीखेंगे कि कैसे घोड़े के ऊपर बैठ करके लगाम पकड़ के मार करके कैसे उसको काबू में किया जाता है, कैसे उसको पालतू बनाया जाता है। तो ये चीज़ वो बोल के नहीं समझा पाते थे, तो ये उन्होंने ड्राइंग करके समझाया। अब इस चीज़ को धीरे धीरे वो ऐसे शॉर्ट में बनाते गए। जैसे कि हमने पढ़ा है कि लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि उन्होंने ज्योमेट्रिकल फॉर्म्स भी बनाए। तो वो इन ड्राइंग्स को धीरे धीरे शॉर्ट करते गए और ऐसा शॉर्ट करते रहे और उनको एक सिंबल रूप में उन्होंने बना लिया कि अगली बार जब उन्हें कोई चीज़ समझानी है तो उन्हें पूरी ड्राइंग ना बनाना पड़े और सिर्फ वो सिंबल बना करके ही वो अपनी जो जो कम्युनिकेशन है वो उनका पूरा हो जाए, जो समझाना चाहता है वो समझ जाए। तो इसीलिए उनको ये पेंटिंग बनाने की जो है सिखाने की ज़रूरत नहीं थी। उन्होंने कम्युनिकेशन के लिए उनको ज़रूरत पड़ी थी, कम्युनिकेट करने के लिए एक दूसरे को, तो वो इन्होंने यूज़ किया और धीरे धीरे ये पेंटिंग का रूप ले लिया उन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन है सारंग का कि उत्तर पूर्व पाषाण युग में ही बड़े जानवर के चित्र क्यों बनाए गए? हम देख लेते हैं इसमें। उत्तर पूर्व पाषाण युग, अपर पिलियोलिथिक पीरियड। उत्तर पूर्व पाषाण युग के चित्र हरी और गहरी लाल रेखाओं से बनाए गए हैं। इनमें से कुछ छड़ी जैसी पतली मानव आकृतियां हैं, लेकिन अधिकांश चित्र बड़े जानवरों जैसे कि भैंसों, हाथी, बाघों, गेंडों, सुअर के हैं। कुछ चित्र दवन चित्र हैं, लेकिन अधिकांश चित्र ज्यामितीय आकृतियों से बने हुए हैं। ऐसे चित्रों का शिकारियों से कोई संबंध नहीं दिखाया गया है। हरे चित्र नर्तकों के और लाल चित्र शिकारियों के हैं। तो संभवतः उस समय इन जानवरों का शिकार करना उसके लिए शायद आसान होता होगा, इस वजह से उसने ये चित्र बनाए। और बाद में जैसे जैसे वो कम्युनिकेट करने लगा और उनका जब समुदाय था वो बढ़ने लगा और वो सब लोग मिलके शिकार करने लगे, तो वो फिर जो आगे खतरनाक या खूंखार जानवर थे, शेर, तेंदुआ, चीता, उनके भी वो शिकार करने लगे, जो साइज में छोटे होते थे लेकिन खूंखार ज़्यादा होते थे, फुर्तीले ज़्यादा होते थे। तो इसलिए वो बाद में उनके जो ड्राइंग्स ज़्यादा मिले हैं। जैसे कि ये इसमें हम देख पाएंगे यहाँ पे शेर, बारहसिंगा, तेंदुआ, चीता, जंगली सांड, ये जो जिनका शिकार करना उसको मुश्किल था, लेकिन जब वो परिपक्व हुआ और वो समुदाय उनका बढ़ा और वो कम्युनिकेट करके शिकार करने लगे, परिपक्व हुआ, तब वो इन खतरनाक जानवरों का भी शिकार करने लगा, तब इनके ड्राइंग्स वो बनाने लगा। और जब वो कुछ बड़े जो ये जानवर थे जिनको मार पाना उसके लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं रहा होगा, तो इसलिए उसने उस समय बड़े जानवर के ड्राइंग्स बनाए। सेकंड नेक्स्ट क्वेश्चन है नरेश का, कलर में जानवर की चर्बी क्यों मिलाई जाती थी? तो इसका भी मैं अभी बता चुका हूँ। कलर की जानवर की चर्बी इसलिए मिलाई जाती थी क्योंकि वो
कलर जो है आपस में बाइंड रहे, जुड़े हुए रहे, क्योंकि वो जो पत्थर का चूरा बनाता था, पत्थर को तोड़ करके पीसता था उसको, तो वो इतना उसको नहीं पीस पाता होगा कि वो बिल्कुल इतना बारीक हो जाए कि वो पानी में मिलने के बाद फिर अलग ना हो, तो वो इतना तो पीस नहीं पाता होगा वो, तो जो उसमें बड़े कण रह जाते हैं तो आपस में उसका बाइंड करना, वो आपस में बाइंड रहे और दीवार, गुफाओं की दीवार पे, चट्टान पे लगाने के बाद भी वो सूखने के बाद हटे नहीं वहाँ से, तो उस चीज़ के लिए उसको बांधने के लिए उसको पशुओं की चर्बी की ज़रूरत पड़ी, जो पशुओं की चर्बी और पेड़ों पेड़ से मिलने वाला गोंद जो है उसने उसमें मिलाया और उसका ड्राइंग के लिए उसने यूज़ किया। राहुल का क्वेश्चन है नेक्स्ट, आरंभिक ऐतिहासिक काल क्या है? आरंभिक ऐतिहासिक काल मतलब कि जैसे हम अभी प्री हिस्टोरिक एज की इसकी बात कर रहे हैं कि इतिहास से पहले का समय, तो जो इतिहास से पहले का समय है, और जैसे जैसे फिर स्टार्टिंग में कुछ लोग, जैसे मैंने बताया अभी कि ये जो ड्राइंग्स थे वो इस ड्राइंग्स ने ही धीरे धीरे भाषा का रूप लिया, इसी से शब्द बने। तो जो स्टार्टिंग में कुछ ऐसा समय आया कि जब कुछ शब्द बनना स्टार्ट हुए होंगे या कुछ ऐसा कुछ मिला होगा रिटर्न मैटर, तो जो प्रागैतिहासिक काल धीरे धीरे खत्म हो रहा था और ऐतिहासिक युग स्टार्ट हो रहा था, तो उस वो जो समय है उसको आरंभिक ऐतिहासिक काल बोलते हैं, कि जब ऐतिहासिक काल शुरू हुआ। तो ये जो क्वेश्चंस थे आप लोगों के डाउट थे ये सारे खत्म हो गए। अब हम बात कर लेते हैं लेसन के जो कुछ क्वेश्चंस हैं उनकी, जो आपको अपनी नोटबुक बनानी है और नोटबुक में ये क्वेश्चन आंसर करने हैं। इस क्लास का जो आपका अटेंडेंस है वो जब आप ये क्वेश्चंस करके पर्सनल नंबर पे, जैसे आपने क्वेश्चन पूछा है आज, ये सारे उसके फ़ोटो भेजेंगे तब ये इस क्लास की अटेंडेंस लगेगी आपकी सभी की। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं, सिर्फ 5 क्वेश्चन है और सभी को इसके लिए अलग से एक नोटबुक बनानी है। तो ये अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, आपके विचार से प्रागैतिहासिक काल के लोग अपने चित्रों के लिए विषयों का चयन या चुनाव किस प्रकार करते थे? तो मतलब ये क्वेश्चन में हमें इसका आंसर ये लिखना है कि वो जो उनको जो ड्राइंग्स बनानी थी, तो वो जो सब्जेक्ट थे वो कैसे चुनते थे? तो जैसे कि हमने अभी बात करी है कि उनको कम्युनिकेट करना था, तो कम्युनिकेट करने के लिए, या वो जब शिकार पर जाते थे तो वो कैसे उस पूरे अभियान को जो है वो करेंगे, नेतृत्व करेंगे उसका, या सब लोग मिलकर के उसको पूरा करेंगे, तो उस चीज़ के लिए जो वो विषय चुनते थे। तो ये हमें लिखना है कि वो शिकार करने के लिए शिकार पे जाते थे तो वो उनके सब्जेक्ट थे, फिर जब वो लोग मिलके शिकार कर लिया करते थे तो वो खुशी मनाते थे, तो वो उनके सब्जेक्ट थे जो खुशी के नाचते हुए के हैं। जब वो कम्युनिकेट करने के लिए अब कुछ चीज़ आने वाली पीढ़ी को और अपने छोटों को समझाने के लिए, तो वो इस प्रकार से विषय चुनते थे। तो ये आपको इसमें डिस्क्राइब करना है इन चीज़ों को, फर्स्ट क्वेश्चन के आंसर में ये चीज़ें लिखनी है। सेकंड है, गुफा चित्रों में मानव आकृतियों की अपेक्षा जानवरों की आकृतियां अधिक होने के क्या कारण है? तो ये मैंने अभी पहले भी समझाया था कि स्टूडेंट ने यहीं से क्वेश्चन लिया पूछा था कि जानवरों की आकृति अधिक होने के कारण, क्योंकि जब वो शिकार करता था और उसका दिन भर उसके भरण पोषण के लिए जो उसका सामना होता था वो जानवरों से होता था, तो उसको जानवरों से ही लड़ना होता था और उन्हीं से जीतना होता था, उनके साथ रहना होता था। और बाकी जब वो पशुपालन करने लगा तो भी उसको जानवरों से ही ज़्यादा उसका संबंध रहा, तो इस वजह से उसने जो थे वो जानवरों के चित्र उसने ज़्यादा बनाए। तो आपको इसको पूरा डिस्क्राइब करके इसका आंसर लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस अध्याय में प्रागैतिहासिक काल के अनेक गुफा चित्र दिए गए हैं, इनमें से कौन सा चित्र आपको सबसे अधिक पसंद है और क्यों? इस चित्र का समालोचनात्मक विवेचन कीजिए। अब इस क्वेश्चन में वर्ड है समालोचनात्मक, ये अगर किसी को समझ नहीं आ रहा हो तो समालोचनात्मक को कहते हैं क्रिटिसाइज करना या क्रिटिसिज्म। तो इसमें आपको क्या करना है, कोई सा भी ड्राइंग जो इस बुक में दिया गया है, इस लेसन में है, वो ड्राइंग आपको लेना है जो आपको पसंद हो, अधिक पसंद, जो सबसे अधिक पसंद है और क्यों है, जो चित्र दिए गए हैं, तो उसके बारे में आपको बताना है कि उस ड्राइंग में अच्छा क्या है और क्या ऐसा है जो आपको अच्छा नहीं लगा। ये दोनों को करके दोनों दोनों के बारे में आपको लिखना है कि इस ड्राइंग में क्या अच्छा है और क्या अच्छा और हो सकता था या क्या अच्छा नहीं है, तो उसको बोलते हैं समालोचनात्मक विवेचन। तो सबको अलग कोई एक ड्राइंग ले लेना है अपना और इसका आंसर इस तरीके से लिया जाएगा, उस ड्राइंग्स को डिस्क्राइब करना है, उसमें अच्छे और बुरे दोनों पहलुओं को बताना है। फोर्थ क्वेश्चन है, भीमबेटका के अलावा और कौन से प्रमुख स्थल हैं जहां से प्रागैतिहासिक चित्र पाए गए हैं? इन चित्रों के भिन्न भिन्न पहलुओं पर इनकी तस्वीरों या रेखा चित्रों के साथ एक रिपोर्ट तैयार करें। कि आपको जो पीडीएफ मैंने सेंड करी है उसी का प्रिंट निकलवा लेना, जो ड्राइंग्स या जो जगह वो दी हुई है, या उन्हीं को जो यहाँ पे जो ड्राइंग्स बनी हुई उन जगहों के नाम है, जैसे भीमबेटका के अलावा
पंचमढ़ी, लखुडियार और ऐसे काफ़ी जगहों के नाम दे रखे हैं। तो वहाँ से उनके ड्राइंग्स निकालने हैं, उनको नोटबुक में पेस्ट करना है और उनके बारे में कुछ लिखना है, कुछ रिपोर्ट एक तैयार करनी है। फिफ्थ क्वेश्चन है, आज के समय में चित्र, ग्राफिक आदि बनाने के लिए दीवारों का सतह के रूप में किस प्रकार उपयोग किया जाता है? कि जैसे कि आज सभी हम बाहर देखते होंगे कि बड़े बड़े एडवर्टाइजमेंट जो हैं वो दीवारों पर लिखे जाते हैं, या फिर जो शॉप्स होती हैं उनके जो शटर होते हैं उन पे लिखे जाते हैं, या जैसे घरों की दीवारों पर हम हाईवे पे कहीं बाहर निकल रहे हैं तो कुछ जो घरों की दीवारें होती हैं उनके ऊपर भी दीवारों पर जो वो यूज़ करते हैं ग्राफिक के लिए और चित्र बनाने के लिए, तो उसको डिस्क्राइब करके हमें लिखना है कि आज के समय में दीवारों का कैसे यूज़ करते हैं, उस समय के मानव ने दीवारों को कैसे यूज़ किया था वो हमने पढ़ा, और इसमें हमें लिखना है कि आज के समय में दीवारों का कैसे यूज़ कर रहे हैं। आप जैसे भी बाहर निकलते होंगे तो आप दीवारों पर आपको ग्राफिक या जो फोटोग्राफ्स वगैरह जो बने होते हैं, एडवर्टाइजमेंट बने होते हैं, और कुछ में ड्राइंग्स भी बने होते हैं। जैसे कुछ शादी वगैरह में आप जाते होंगे तो वहाँ भी शादी के समय या कोई फेस्टिवल कुछ ऐसा होता है तो उस समय दीवारों पर ड्राइंग्स बनाते हैं, तो उसके बारे में आपको लिखना है। तो मैं आशा करता हूँ कि ये आपको समझ में आया होगा सभी को, और इसमें अगर कुछ नहीं आता है तो भी आप वो नेक्स्ट क्लास में इसका पूछ सकते हैं। आज हमारी क्लास है, इसके बाद नेक्स्ट जो क्लास होगी वो ट्यूसडे को होगी। तो ट्यूसडे को फिर हम देखेंगे हम कि थ्योरी का ही नेक्स्ट जो लेसन स्टार्ट करें या फिर प्रैक्टिकल स्टार्ट करें। तो आप इसको ढंग से सुने, पूरा समझें। कुछ क्वेश्चंस और हो तो आप इसमें भेज सकते हैं पर्सनल मुझे, और ये क्वेश्चन आप सभी को करने हैं। और इस क्लास की अटेंडेंस जब आप ये क्वेश्चन करके मुझे भेजेंगे पर्सनल नंबर पे, जैसे आज क्वेश्चन पूछे थे, तभी आप इस क्लास की अटेंडेंस लगेगी। ओके, थैंक यू।